सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन टुडे, जिसमें आज यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 27 से लेके 35 तक करेंगे। और करने से पहले प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ओके, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नो डाउट आपको कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है और जो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या स्टेट करता है? ड्रॉ द प्लॉट ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, द न्यूक्लियाई लेइंग एट द मिडल फ्लैट पोर्शन ऑफ द कर्व आर मोर स्टेबल, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो ग्राफ ड्रॉ करना है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए। और यहाँ पर जो बीच में एक फ्लैट पोर्शन हमें नजर आता है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में, ठीक है, वो मोस्ट स्टेबल के होते हैं, हमें वो एक्सप्लेन भी करना है साथ में। ठीक है, सो ये रहा अपना आंसर। तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के रिस्पेक्ट में। ओके, सो जैसे जैसे यहाँ पे मास नंबर बढ़ता जा रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बट यहाँ पर कुछ घटाव भी आप देख सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, हीलियम के बाद यहाँ पर आपका लिथियम, ठीक है, कार्बन के बाद फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, उसके बाद यहाँ पे एक फ्लैट, ये देखो आप, ये फ्लैट ले आ रही है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे लास्ट में आपका यूरेनियम है। तो ये आपका क्या है, एक ग्राफ है, ठीक है, किसका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के रिस्पेक्ट में। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये स्टेबल क्यों है। ठीक है, ये जो फ्लैट आपको नजर आ रहे हैं, तो ये स्टेबल क्यों है यहाँ पर। ठीक है, सो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई इनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ज्यादा है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा मींस मोर स्टेबिलिटी। सो द न्यूक्लियाई लेइंग एट द मिडल फ्लैट पोर्शन आर मोर स्टेबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लार्ज एंड शोज मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखे तो आयरन का, ठीक है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है और ज्यादा स्टेबल भी है। ओके, सो अगेन नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ फोटोडायोड यूज्ड एज डिटेक्टर फॉर ऑप्टिकल सिग्नल्स इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो फोटोडायोड है वो डिटेक्टर के रूप में हम ऑप्टिकल सिग्नल्स में यूज करते हैं, उसको रिवर्स बायस में क्यों लगाया जाता है? ठीक है, अब क्यों लगाया जाता है वो देखते हैं। इट इज इजियर टू ऑब्जर्व द चेंज इन द करंट विद द चेंज इन द लाइट इंटेंसिटी इफ रिवर्स बायस इज अप्लाइड। यानी अगर आप रिवर्स बायस क्या काम करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो नो डाउट कि भाई अगर आप उसकी लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करते हो, ठीक है, तो करंट में भी क्या होता है, चेंजेस आता है। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड ड्रॉ इट्स आईवी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सो पीएन जंक्शन डायोड आपको फॉरवर्ड बायसिंग में एक्सप्लेन करना है और उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ओके, सो चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड है, पी को हमने किसके साथ ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एन को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। अगर आप यहाँ पे एमीटर लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हो, ठीक है, और इसके पैरेलल आप वोल्टमीटर लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, वैसे इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, सो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भाई ऑब्वियसली सी बात है, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि भाई यहाँ P के साइड के जो होल्स हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या काम करते हैं, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अ जंक्शन डायोड। ठीक है, यानी जो डिप्लीशन रीजन है उसके अक्रॉस वो क्या काम करते हैं, मूव करते हैं, और मूव करने के बाद फिर ये क्या काम करते हैं कि भाई मतलब इस डायोड के अंदर से मूव करते हुए इस टर्मिनल के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि भाई जो डायोड है वो क्या कर रहा है, आपका वर्क कर रहा है। ओके, सो एक बार इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर इन अ फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस एंड द बैरियर हाइट, ठीक है, इज रिड्यूस्ड। ठीक है, बैरियर हाइट कह लो या पोटेंशियल आप कह सकते हैं, वो रिड्यूस हो जाता है। इट सपोर्ट्स द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। सो एज सून एज द वोल्टेज एक्सीड्स द बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, instantaneously current begins to flow through the junction and increases exponentially with the forward biasing voltage। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब, ठीक है, जो वोल्टेज है ये वाला, ठीक है, इसको इस प्रकार से बढ़ा दिया जाए कि भाई इसके पोटेंशियल बैरियर से क्या हो जाए वो, या यूं कहो जो
पोटेंशियल जो आप कह सकते हैं कि इसके बीच में जो डिप्लेशन रीजन के बीच में जो पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं, उसे एक्सीड हो जाए ये वाला पोटेंशियल, तो इसमें से करंट फ्लो लग जाता है। ठीक है, तो एकदम करंट क्या होता है, जंप मारता है और उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, उसका नी वोल्टेज कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर इसका IV कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, करंट और पोटेंशियल। सो आप एक पोटेंशियल पे आप देख सकते हैं कि करंट एकदम क्या होता है, मैक्सिमम फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर पोटेंशियल को हम उसका क्या कहते हैं, नी वोल्टेज कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ अ कंडक्टर कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस फ्रॉम इट्स वन एंड टू अनदर एंड बी। यानी जो थिकनेस है कंडक्टर का वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है A से B तक। ठीक है, यानी A पे जो कंडक्टर वो मोटा है और B पे कंडक्टर क्या है, थोड़ा पतला है। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। फिर इसको अपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन अ कंडक्टर एज मूव्स फ्रॉम एंड A टू B। सो जैसे हम A से B की तरफ क्या काम करते हैं, मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें क्या करना है, देखना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन पर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि E इज इक्वल टू आपके पास क्या है, V/L है, और V इज इक्वल टू क्या आपके पास, IR/L। ओके, अब यहां पर R की जगह हमें क्या करना है, ठीक है, रो L/A। L से L कैंसिल करो तो I रो/A। तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई एंड पे तो कंडक्टर मोटा है, B पे क्या है, कंडक्टर क्या है, मतलब पतला है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है तो E क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए E क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। ओके, सो एज A डिक्रीजेस फ्रॉम A टू, ठीक है, एंड B, E इंक्रीजेस। अब हम चलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J इक्वल टू आपका I/A। यहाँ पर भी एरिया है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो आपका क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया है ही नहीं। क्यों, म्यू इज इक्वल टू VD/E ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E τ/m/E। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैल्यू कैसे कर दी, E τ/m, और फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, EC कैंसिल करो तो E τ/m। सो ये सारे के सारे कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मोबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। Come to the next question. Write the principle of working of AC generator. Derive the expression for the induced EMF generated in it. ठीक है, आपको क्या करना है, AC जनरेटर के प्रिंसिपल को बताना है और एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करना है। और उसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग्स इन AC जनरेटर। ठीक है, AC जनरेटर का आपको स्लिप रिंग्स का भी आपको फंक्शन बताना है यहाँ पर। ओके, सो चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। सो जो AC जनरेटर है वो नो डाउट वो किसके ऊपर बेस करता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसके डेरिवेशन के बारे में। जैसे हम जानते हैं फ्लक्स फाई इक्वल टू NBA cos थीटा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग थीटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओमेगा टी रखेंगे। अब फैराडे लॉ जानते हैं, EMF जो इंड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस d∅/dt। अब यहाँ पे इस फाई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्लेस अप करेंगे। ओके, अब यहाँ पे cos ओमेगा टी का जब हम क्या काम करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो cos का माइनस साइन और फिर माइनस माइनस कर देगा प्लस, और फिर ओमेगा टी का ओमेगा बार, तो इसलिए NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो इसका EMF आ जाएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट आना था कि भाई स्लिप रिंग्स का आपको बताना है कि भाई क्या काम आता है। इट हेल्प्स करंट टू चेंज द डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। ठीक है, एवरी हाफ रोटेशन पे करंट अपना डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। क्योंकि यहाँ पे AC जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो AC जनरेटर में क्या होता है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होता है करंट का। ओके, सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। इन अ स्टेप अप वोल्टेज ट्रांसफार्मर एक्सप्लेन गिविंग रीजंस द फॉलोइंग फैक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट है आपका द आउटपुट करंट इज लेस देन द इनपुट करंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रीजन बताना है ऐसा क्यों है। द आयरन कोर इज लेमिनेटेड, ऐसा क्यों है। द इनपुट पावर इज मोर देन आउटपुट पावर। ओके, तो चलते हैं सॉल्यूशन पर। जो पावर है P इज इक्वल टू आपका क्या है, VI है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, ठीक है, V इज मोर वोल्टेज। ऑब्वियसली सी बात है क्योंकि स्टेप अप है तो पोटेंशियल आपको ज्यादा मिलना चाहिए, वोल्टेज
V more है than input voltage, hence output current is less than the input current। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जो करंट है वो पोटेंशियल के इनवर्स है। ठीक है, पोटेंशियल अगर मिलेगा ज्यादा तो आउटपुट करंट आपको कम मिलेगा। ठीक है, सो आउटपुट करंट इज लेस, ठीक है, देन द इनपुट करंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट ये क्या कर रहा था कि भाई आपका जो मतलब आयरन कोर है वो लैमिनेटेड क्यों है? क्योंकि हम क्या काम करते हैं, एडी करंट को मिनिमाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि एडी करंट मोस्ट प्रोबब्ली हीट इफेक्ट ज्यादा क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो इस हीटिंग इफेक्ट को बचाने के लिए हम उसे लेमिनेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सी है, सो यहाँ पर द इनपुट पावर इज मोर देन आउटपुट पावर। ठीक है, सो भाई इनपुट पावर इज मोर देन आउटपुट पावर क्यों है, वो उसका रीजन देखते हैं। बिकॉज इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर स्मॉल एनर्जी लॉस अकर ड्यू टू फ्लक्स लीकेज। ठीक है, तो फ्लक्स लीकेज बहुत कम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस एक्सेट्रा। ठीक है, सो इनका मतलब बहुत ही कम इफेक्ट होता है, इसलिए आपका जो इनपुट पावर है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द आउटपुट पावर के बारे में। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। ठीक है, जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बन रहा है, आपका नियर पॉइंट पे बन रहा है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस। ठीक है, आपको मैग्नीफाइंग पावर भी क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है इसमें। सो ये एक आपका रे डायग्राम है, किसके बारे में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस के यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस अप करो, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, टकरा के इसके फोकस से जाएगी, और दूसरी रे, ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर होते हुए यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे मीट हो रही है, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन रहा है। अब ये जो इमेज है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, और ये बन रहा है आपका इस आई लेंस के, ध्यान करना, ठीक है, इस आई लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फोकस और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, तो इसलिए इसका इमेज यहाँ बन रहा है। ठीक है, और ये बनेगा आपका कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी नियर पॉइंट पे ही बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, इसका मैग्निफिकेशन पावर देखने का काम करते हैं। तो सिंपल सा आपका करना है, एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन m0 h L by FO। ओके, और टेंजेंट बीटा का h/L, सो ME आप ध्यान रख लेना 1 + d by FE। सो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू m0 into ME, m0 की वैल्यू प्लेस अप करो, L by F0, और ME की वैल्यू प्लेस अप कर दो 1 + d by FE। ओके, सो ये आप कर सकते हैं यहाँ पर। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि वर्क फंक्शन की रिगार्डिंग है। So light of wavelength 2000 angstrom is incident on metal surface of work function 4.2 electron volt in an experiment of photoelectric effect। ठीक है, सो यहाँ पर बेटा आप लोग जो है अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, सो क्योंकि हेल्पफुल हो सकता है न्यूमेरिकल आपके लिए। सो यहाँ पे लाइट जो वेवलेंथ है वो 2000 एंगस्ट्रॉम है, वो इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पर, और जिसका वर्क फंक्शन कितना है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और बी क्या है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डबल्ड फाइंड द चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आप इंटेंसिटी डबल करते हो, ठीक है, तो उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या चेंजेस आएंगे वो हमें देखना है। सो कम टू द सॉल्यूशन, Emax इज इक्वल टू hc/λ माइनस φ0। φ0 यहाँ पे वर्क फंक्शन है, h की वैल्यू प्लेस अप करो, प्लैंक कांस्टेंट बनी रहेगी 6.6 × 10⁻34। c आपका स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा जो कि वेवलेंथ इंसिडेंट हो रही है दैट इज 2000 एंगस्ट्रॉम, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। ठीक है, और ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे, 1.6 × 10⁻19 -4.2, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कैलकुलेट करके, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, तो आपका 2.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप सेकंड पार्ट है, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं होता, दैट्स व्हाई देयर इज नो इफेक्ट। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग 2 pn जंक्शन डायोड्स। ओके, सो एक्सपेरिमेंट वर्किंग एंड ड्रॉ द इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म्स। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है बाय यूजिंग 2 pn जंक्शन डायोड्स। ओके, सो चलिए अब हम डायग्राम पे चलते हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है, यहाँ पे 2 डायोड्स हमने लगा दिए। ठीक है, अब आप इस डायग्राम को ऐसे ही बना सकते हो, या फिर आप यहाँ से सेंटर से भी आप आउटपुट निकालने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये, ठीक है, इस साइड पे आप यहाँ पे आउटपुट लगा सकते हैं, या फिर आप डायग्राम ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, डजंट मैटर।
ठीक है। अब मोस्ट प्रॉब्ली वर्किंग बहुत सिंपल है इसकी, ठीक है। एक बार D1 फॉरवर्ड बाइज होगा, D2 आपका रिवर्स बाइज होगा, सो आउटपुट जो हमें D1 से ऑब्टेन होगा फर्स्ट हाफ साइकिल में। सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा कि भाई D1 रिवर्स बाइज हो जाएगा, D2 फॉरवर्ड बाइज हो जाएगा, फिर हमें आउटपुट D2 से मिल जाएगा। ये इसकी वर्किंग है, ठीक है। सो देख लेते हैं एक बार वर्किंग। द इनपुट वोल्टेज ऑफ A with respect to center tap at any instant is positive, ठीक है। सो जो A है वो पॉजिटिव है as compared to center tap, okay। So at this instant voltage at B begins out of phase will be negative, ठीक है। सो B पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो डायोड D1 gets forward biased and conducts while D2 being reverse biased is not conducting। सो यहाँ पे पॉजिटिव A है, B नेगेटिव है, सो D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइज हुआ, और D2 क्या हुआ, रिवर्स बाइज, ठीक है। सो हेंस ड्यूरिंग दिस पॉजिटिव साइकिल वी गेट एन आउटपुट करंट, ठीक है। इस पॉजिटिव साइकिल में हमें आउटपुट करंट हमें मिलेगा, ठीक है। सो इन अ कोर्स ऑफ फेज साइकिल व्हेन वोल्टेज एट A becomes negative with respect to center tap, the voltage at B would be positive. In this part the cycle diode D1 would not conduct but D2 will conduct, ठीक है। यानी इसके ऑपोजिट आपने लिखना है सारा, और आपको, ठीक है, दोनों साइकिल्स में आपको करंट आपको मिल जाएगा, ओके। सो चलते हम लोग इसके वेव फॉर्म पर, ठीक है। वेव फॉर्म एट A एंड वेव फॉर्म एट B। तो A पर तो आप पॉजिटिव साइकिल देख सकते हैं, B पे आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव साइकिल आप देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर अगेन नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो जब ये पॉजिटिव है सो D1 से आउटपुट मिलेगा, जब ये पॉजिटिव है सो D2 से, जब ये पॉजिटिव है सो D1 से, ये पॉजिटिव है तो D2 से। तो इस हिसाब से यानी कोई भी साइकिल आए, ठीक है, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अगर आप इस एक साइकिल को भी यूज कर लोगे डजंट मैटर, ठीक है, या तो ये वाले साइकिल यूज कर लो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर दोनों दिखाना चाहते हैं आप दोनों भी दिखा सकते हो, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई पार्ट समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। सो कोशिश में यही करता हूँ कि आंसर आपको मैं दे सकूं, ठीक है। सो अगेन वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। सो हैव अ नाइस डे।